हाय एवरीवन, वेलकम टू O2IAS अकेडमी। पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आज हम पंजाब में जो पूछे गए थे पिछले क्वेश्चन रिलेटेड टू पॉलिटी, उनको हम कवर अप करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2014 के क्वेश्चन पिक करेंगे, देन ईयर वाइज सभी सब्जेक्ट के सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं स्टेटमेंट्स को बोलूँगी, ऑप्शंस को बोलूँगी, उसके बाद हम आंसर पिक करेंगे। आप इवन वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा अभी भी अगर आपने प्रिपरेशन शुरू नहीं करी है तो अब ज़रूर कर लें, बिकॉज इट इज़ हाई टाइम। तो पीसीएस का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स O2IAS अकेडमी में भी शुरू हो चुका है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी, ऑनलाइन ऑफलाइन बैचेस दोनों अवेलेबल हैं, प्रिंटेड बुक्स दी जाएंगी, डेडिकेटेड मेंटोर असाइन किए जाएंगे, बिकॉज 100 to 120 डेज़ का टाइम है। और प्रेपरेशन को अगर एक्सपेडाइट करना है तो आपको मेंटोर की ज़रूरत रहेगी। वीकली टेस्ट अवेलेबल हैं, टेस्ट सीरीज़ आपको दिए जाएंगे, करंट अफेयर की कवरेज रहेगी, नेशनल न्यूज़, इंटरनेशनल न्यूज़, इवन पंजाब जो करंट अफेयर रहे हैं वो भी हम देखेंगे। एंड आप हमारी एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो, विच इज़ अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर। तो वेटेज मैंने आपको बता दी थी हर एक सब्जेक्ट की, उस वीडियो को ज़रूर से देखें। सिलेबस का आपको आइडिया होना चाहिए। कुलदीप सर ने आपको सिलेबस को डिकोड किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी एक बार ज़रूर से देख लें। तो स्टार्ट करेंगे हम पीसीएस 2014 जो पॉलिटी के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 98 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के ऊपर, जिसके तहत एक आर्टिकल ऐड करा गया था, आर्टिकल 371J, और पूछा गया है कि कौन सी स्टेट को, कौन सी जगह को स्पेशल प्रोविजन अलॉट करता है। फर्स्ट ऑप्शन में तेलंगाना रायलसीमा, सेकेंड ऑप्शन कर्नाटका हैदराबाद, थर्ड ऑप्शन विदर्भा मराठवाड़ा, देन डी ऑप्शन रायलसीमा सीम आंध्रा। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट वाज ऑप्शन बी। आपका ये जो तेलंगाना है और रायलसीमा वाला ऑप्शन है, ये तो आपका 371D के अंदर आ जाएगा, ये वहीं से याद रह जाएगा। और जो विदर्भा एंड मराठवाड़ा है दैट कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 371। अगर आर्टिकल 371 की बात करें तो इट कम्स अंडर द पार्ट नंबर 21 के अंदर इसके प्रोविजन है। और कहाँ से कहाँ तक? A to J। तो इसका जो करेक्ट आंसर था दैट इज कर्नाटका हैदराबाद, आर्टिकल 371J। आपसे अमेंडमेंट भी पूछी जा सकती है, तो वो भी आप ध्यान रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि कौन सी ये स्टेट है जिसको हमने ऐड किया था स्पेशल ओपिनियन के बेसिस पे। एक पोल करा गया, लोगों से पूछा गया कि आप सहमत हैं, क्या आप हमारी कंट्री के साथ हमारे सिटीजन बनना चाहते हैं। तो ये कंट्री इंडीड आप सभी को पता है, जिसको ऐड किया गया था 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ईयर था 1975। तो यहाँ पे ईयर भी दे रखा था, आप आइडिया लगा सकते थे। सिक्किम की यहाँ पे बात हुई थी, तो आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। आपको पता है जो यूनियन टेरिटरीज होती हैं वो किसी ना किसी स्टेट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आती हैं, अगर दिल्ली वगैरह को एक्सक्लूड कर दूं। तो यहाँ पे पूछा था इन चारों ऑप्शन में से कौन सी यूटी ऐसी नहीं है जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आती है। तो मतलब कुछ ऐसी यूटीज दे रखी हैं जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर आती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो नहीं आती हैं। तो दमन एंड दीव, दादर एंड नगर हवेली, गोवा, ये तो हमें पता है बॉम्बे हाई कोर्ट के ही अंडर आते हैं। पर लक्षद्वीप की अगर बात करें तो इट कम्स अंडर द केरला हाई कोर्ट। और ऊपर से अगर ज्योग्राफी भी थोड़ा देखोगे तो यहाँ पे केरला वाला पार्ट आ जाएगा आपका, एंड यहाँ पे लक्षद्वीप वाला रीजन आ जाएगा। तो लक्षद्वीप जो है ये केरला हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन में आता है। देन फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल जो कि आर्टिकल नंबर 76 में आते हैं। अटॉर्नी जनरल आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आप देखोगे हर साल ही बनता है। तो टोटल 5 स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, उसमें से आपने बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पिछले में पूछा था नॉट वर्ड लग गया था, तो नॉट भी ध्यान रखना होता है। जब भी नॉट आता है, इनकरेक्ट आता है, इनको थोड़ा सा ध्यान से करें, ठीक है। तो अभी तो खैर हमसे करेक्ट पूछा हुआ है। तो किसके बारे में पूछा है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। तो पहली स्टेटमेंट कहती है कि ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो हमें पता है। अगर हम बेसिक बातें करें अटॉर्नी जनरल के बारे में, तो
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही अपॉइंट करते हैं, उन्हीं की प्लेजर में रहते हैं, और दूसरी चीज़ जब प्रेसिडेंट चाहेंगे उनको रिमूव भी कर सकते हैं। तो ये तो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा वोटिंग की अगर बात पूछ ली जाए तो अटेंड तो सारी मीटिंग्स करते हैं, पर वोटिंग का राइट उनको अलाउड नहीं होता। तो ये अटॉर्नी जनरल के बारे में था। तो पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो हो जाती है अपने पास करेक्ट। उसके बाद बोला है ही मस्ट हैव सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ हाई कोर्ट। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाती है, क्योंकि क्वालिफिकेशन जब आप पढ़ते हो तो कहाँ के जज होने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के, या फिर 5 साल कहाँ पे लगाए होने चाहिए, हाई कोर्ट के अंदर, या फिर 10 साल के प्रोविजन के लिए एडवोकेट होने चाहिए। तो ये सारी क्वालिफिकेशन रहती हैं किसकी, अटॉर्नी जनरल की, अलॉन्ग विद दिस ज्यूरिस्ट तो होने ही चाहिए। और प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट को ये लगना चाहिए कि हाँ जी लॉ की इनको काफ़ी नॉलेज है। तो सेकंड तो अपना हो जाता है गलत। ही हैज़ द राइट टू स्पीक इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक मीटिंग को अटेंड किया जा सकता है, गवर्नमेंट को किसी बारे में कोई लॉ रेगुलेशन नहीं पता चल रही तो उसके बारे में वो बोल सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। ही कैन बी रिमूव बाय फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। तो ये तो सरासर गलत हो जाता है। इम्पीचमेंट जैसी लॉन्ग प्रोसीजर हम अटॉर्नी जनरल के लिए नहीं करते। यहाँ पे प्रेसिडेंट की चॉइस होती है, प्रेसिडेंट जब तक चाहें उनको एज अटॉर्नी जनरल रख सकते हैं। ही हैज़ द राइट ऑफ ऑडियंस इन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे मैंने बताया सारे कोर्ट्स हैं वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 1, 3 एंड 5। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वीटो पावर के ऊपर। तो वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि जो वीटो पावर होती है प्रेसिडेंट की दैट इज लिमिटेड। पॉइंट्स देखना, पहला पॉइंट है कि लिमिटेड, तो यहाँ तक तो ये ठीक है। और रिकंसीडरेशन के बाद पार्लियामेंट अगर सेम बिल को पास कर देता है तो प्रेसिडेंट को वो जो असेंट होती है उस बिल के ऊपर वो देनी ही पड़ती है। तो ये तो वीटो पावर की ही डेफिनेशन आ गई। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती है। और इसका मेंशन हमें पता है आर्टिकल 111 में दे रखा है, जहाँ पे 6 वीक्स का प्रोविजन है। तो सेकेंड स्टेटमेंट कहती है देयर इज नो मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट टाइम लिमिट विद इन विच प्रेसिडेंट मस्ट सेंड द बिल बैक फॉर रिकंसिडरेशन। तो ये तो गलत हो जाता है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 111 में ये चीज़ मैंशनड है अबाउट द एसेंट ऑफ बिल। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, ओनली 1। 6th क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्टेट लिस्ट को लेके। तो जब आप शेड्यूल्स पढ़ते हो तो टोटल कितने शेड्यूल हैं अपने पास, 12 शेड्यूल हैं, जिसका जो शेड्यूल नंबर 7 है इट टॉक्स अबाउट फेडरल स्ट्रक्चर। इसको याद करने के लिए ट्रिक भी है एक, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उससे आपको सारे शेड्यूल याद रह जाते हैं। तो फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो इसमें 3 लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, सेंटर लिस्ट भी बोल सकते हो, स्टेट लिस्ट, उसके अलावा कॉन्करेंट लिस्ट। इस लिस्ट में वो सारे प्रोविजंस आएंगे यूनियन लिस्ट के अंदर जहाँ पे सेंटर का मेन हैंड रहेगा। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे लिस्ट आएंगी, एंट्रीज आएंगी जिसके अंदर मेन हैंड रहेगा स्टेट का। एंड कॉन्करेंट के अंदर सेंटर एंड स्टेट दोनों कोलैबोरेशन करके काम करेंगे, कोऑपरेशन करके काम करेंगे, पर अगर कोई डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं तो वहाँ पे मेन हैंड रहता है सेंटर का। तो अभी जो हमसे पूछा गया है वो है स्टेट लिस्ट। अब देखो आज के टाइम पे जब हम इन PYQs को सॉल्व कर रहे हैं तो GST ऑन इंश्योरेंस बहुत न्यूज़ में बन रखा था, और वहाँ पे हमने एडिटोरियल किए थे जब, तो ये बात पड़ी भी थी कि जो इंश्योरेंस है दैट कम्स अंडर यूनियन लिस्ट। तो ये तो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। और अगर एंट्री बोली जाए तो एंट्री नंबर 47 आती है। तो ये तो न्यूज़ में बन रखा था इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर, तो इसको आप याद रख सकते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछी है स्टेट लिस्ट, तो एक ऑप्शन तो अपना जा चुका है, दैट इज 4 नंबर, तो सी तो यहाँ से बिल्कुल ही कट हो जाएगा। इसके अलावा ये देखो ओपीएम का जो मेन राइट है वो 2 बॉडीज के पास आएगा। एक तो यूनियन लिस्ट में ये चीज़ मैंशनड है, और दूसरा NDPS आप सुनते हो, नार्कोटिक्स से रिलेटेड जो नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते हैं उसको लेके जो एक्ट आया था, दे डील मेनली विद द जो भी कल्टीवेशन है, मैन्युफैक्चरिंग है, कहाँ पे बेचना है, कहाँ एक्सपोर्ट करना है ओपीएम का, ये दोनों बॉडीज़ इसको डिसाइड करती हैं। जब भी नार्कोटिक्स रिलेटेड केसेस आते हैं आपने देखा होगा सेंटर के सामने क्वेश्चन पुट करे जाते हैं NDPS एक्ट को लेके। तो जो थर्ड ऑप्शन है ये भी यहाँ पे आपका गलत हो जाना था, ये आइडिया आप लगा सकते थे। तो थर्ड ऑप्शन को भी अगर मैं कट कर दूं तो ये
3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं एंड वी लेफ्ट विद 1, 2 एंड 5। तो मार्केट एंड फेयर स्टेट लिस्ट में है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज स्टेट लिस्ट में है, रिलीफ ऑफ डिसेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल ये भी किस में आता है, आपकी स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। सो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी वॉज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डीपीएसपी के ऊपर। तो डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो तो आपको लर्न होने ही चाहिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहला जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं, पर यहाँ पे ना पहले एक पॉइंट पे आपकी नजर जाएगी, दैट इज ऑन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी आपको पता है एक टाइम था जब ये फंडामेंटल राइट था, आपके आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ के अंदर आया करता था। बाद एक और आर्टिकल था इसी से रिलेटेड, दैट इज आर्टिकल 31। बाद में इनको 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत रिमूव कर दिया गया और जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट था उसको क्या बना दिया गया था, लीगल राइट। और लीगल राइट में कौन सा आर्टिकल है ये, तो आर्टिकल नंबर 300A। ठीक है, तो अब ये आर्टिकल है आपका, दैट इज लीगल राइट। तो चौथा ऑप्शन तो यहाँ से सीधा ही गलत हो जाना था, तो देखो आपकी 2 ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो जाती। ठीक है, अब आपको देखना है जस्ट 1 ऑप्शन। आपको अगर 1 के बारे में भी पता है, यू कैन इजीली अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। अब देखो 1 वाली स्टेटमेंट, सिक्योरिंग अ सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो वेलफेयर के ही बारे में तो डीपीएसपी बात करते हैं, तो दिस कम्स अंडर आर्टिकल नंबर 38। ठीक है, क्लॉज आप देख सकते हो, बट ओवरऑल हमें पता है कि आर्टिकल 38 टॉक्स अबाउट द वेलफेयर ऑफ पीपल। उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, तो यस आर्टिकल नंबर 48 टॉक्स अबाउट दिस। एंड प्रोविजन ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी एंड फैसिलिटी टू द चिल्ड्रन फॉर दियर डेवलपमेंट इन अ हेल्दी मैनर, तो आपका आर्टिकल 39। तो ये तो डीपीएसपी के अंडर आते हैं। और फ्रॉम आर्टिकल नंबर 36 ऑनवर्ड सारे क्या हैं, डीपीएसपी में है, अप टू द आर्टिकल नंबर 51। ठीक है, फिर 51A में आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती हैं। तो यहाँ से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया और आंसर यहाँ पे करेक्ट था आपका ऑप्शन सी। तो 1 के बारे में भी अगर पता था पर प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए थी, तो उससे आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। नाउ अगला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। थ्रू आउट 2024 आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया न्यूज़ में बनी रखा था, कभी कोलेजियम सिस्टम को, कभी इम्पीचमेंट को लेके, तो इसको आप नहीं स्किप करोगे, मस्ट टॉपिक है, आपने प्रिपेयर करना है। कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर दे दी, जैसे अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ऑफिस वेकेंट हो जाता है या फिर चीफ जस्टिस एब्सेंट रहे और अपनी जो ड्यूटीज़ थी उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म नहीं किया, तो ये तो हमें पता है, एक्टिंग यहाँ तक सारा ये तो हमें पता है कि जो प्रोविजंस हैं दे आर अबाउट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि एक्टिंग चीफ जस्टिस को कौन अपॉइंट करता है, तो हम जानते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये तो टू द पॉइंट क्वेश्चन था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं एक्टिंग चीफ जस्टिस को, तो इसका ऑप्शन इज करेक्ट। देन अगेन आपके शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, शेड्यूल आप मिस नहीं करोगे, पर इस बार आपका जो क्वेश्चन है वो है शेड्यूल 8 से रिलेटेड, विच टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेजेस या जिनको आप शेड्यूल लैंग्वेजेस भी बोलते हो। और इस बार आपको पता होगा कि क्लासिकल लैंग्वेजेस नई ऐड हुई हैं, टोटल 5। MBA PP से याद करवाया था स्टूडेंट्स को, तो वो आपने ध्यान रखना है, पर अभी हम शेड्यूल लैंग्वेजेस की बात करेंगे। हमारे शेड्यूल 8 के अंदर टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22। जो स्पेसिफिक अमेंडमेंट्स आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड थी उनको आप याद रखेंगे। एक है हमारी 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके बाद आई थी 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बाद हमारी आई थी, इन दोनों का सम कर लो और आपकी आ जाएगी 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब ये तो एक्ट्स हैं जो हमारी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। जो 21st थी इसके तहत ऐड करी गई थी सिंधी। 71st को ना आप नमक से याद रख सकते हो, नमक, मतलब इन लैंग्वेजेस के नाम न, म और क से शुरू होंगे। तो पहली आपकी आ जाएगी नेपाली, एम से आ जाएगी मणिपुरी और क से आ जाएगी कोंकणी। ठीक है, ये सारी ऐड हुई थी अंडर 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसके बाद 92nd की अगर बात करें तो इसमें 4 ऐड हुई थी, दैट इज बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। मैथिली और संथाली, तो लो यहाँ से आप मैथिली को, अगर आपको ये अमेंडमेंट्स लर्न होती ये आप लर्न कर सकते थे।
और संथाली। तो ये सारी तो हमने देख लिया कि शेड्यूल के अंदर लैंग्वेजेस आ रही हैं, पर आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी मेंशन नहीं है हमारे 8 शेड्यूल के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना था दैट वाज ऑप्शन सी। बाकी तो हमने देख लिया, अगर आपको अमेंडमेंट्स पता थी तो इट वाज इजी क्वेश्चन। इवन आपके यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत कौन कौन सी लैंग्वेजेस शेड्यूल में ऐड करी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अगेन इज नॉट करेक्ट। तो अगर आपने ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन वाला टॉपिक पढ़ा हुआ था, जहाँ पे यूपीएससी, पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सारे आर्टिकल्स आते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इनका एज का क्या क्राइटेरिया था। जो जेपीएससी हैं उनका एज का क्या क्राइटेरिया रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 6 साल का तो रहता है टेन्योर, पर 65 लिखा हुआ था यहाँ पे, तो 62 आ जाना था। तो आपको जितने भी क्वालिफिकेशन के प्रोविजंस हैं वो सभी में देखने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें स्टेटमेंट, तो यहाँ पे तो ऑप्शन भी करेक्ट थे, पर फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। बाकी ये इन्हीं के बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है, और अपना ऑफिस अगर इनको रिजाइन करना है तो किसको रेजिग्नेशन देते हैं, तो प्रेसिडेंट को ही देते हैं। तो ये तो स्टेटमेंट ठीक थी, पर यहाँ पे आपसे इनकरेक्ट पूछी थी। तो आपको क्वालिफिकेशन सभी की ठीक से प्रिपेयर करनी है, अटॉर्नी जनरल, प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन आएंगे। 11th क्वेश्चन इसमें आपसे पूछा गया है कि इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वाइस प्रेसिडेंट को हमें इलेक्ट करना है तो कौन कौन वहाँ पे पार्टिसिपेशन करेगा। तो हमें पता है दैट इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, फर्स्ट में लोकसभा है, सेकंड में राज्यसभा है। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन है तो हमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं बुलाना पड़ता, ना ही लेजिस्लेटिव काउंसिल को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन ए 1 और 2। अगेन पीसीएस का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स लाइव हो चुका है और आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और थोड़े से स्मार्ट प्लान के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन ज़रूर से डाउनलोड कर लें। सो थैंक यू एवरीवन।